आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाता रह जाता। अच्छा, मजाक ही कहना चाहिए, मजाक में आगे राजनीति। चुनौतियां क्या है? स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ चुनौतियां कभी समाप्त हों। हेल्थ डिपार्टमेंट ही लग रहा था कि टोटल वेंटिलेटर में है, और जल्द ही प्रदेश में ऐसे सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई होगा जो नर्सिंग पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है। मोदी जी की गारंटी जो हम लोगों ने कहा है जी, उसको पूरा करें। तो सब मिला के लगभग 9,000 के आसपास, 9,000 से ज्यादा हम नौकरियां जो हैं 1 साल का हम रिपोर्ट। तो मतलब कि जो साए काम की बात है, वो साए काम जो है स्वास्थ्य विभाग में ही हो रहा है। नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जायसवाल जी, ये हमारा जो इंटरव्यू है इसमें हम आपकी पूरी राजनीतिक यात्रा के बारे में जानेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपका जो ये 9 महीने का कार्यकाल है उस पर भी चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहली शुरुआत इससे कि आप राजनीति में आए कैसे, शुरुआती जीवन किस तरह का था? देखिए, मैं बेसिक रूप से एक छोटे से गांव में ही पैदा हुआ। पढ़ाई लिखाई प्राइमरी के गांव में हुआ और मिडिल स्कूल की पढ़ाई उसके बगल के गांव में हुआ। हाई स्कूल की पढ़ाई 12-13 किलोमीटर दूर, वहाँ विकासखंड मुख्यालय में एक ही हाई स्कूल था उस समय, हायर सेकेंडरी तक था, वहाँ हुआ। और कॉलेज जो है चिनमिरी है एक जगह, नगर निगम है भी, कालरी क्षेत्र भी है, उसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहते हैं वो। तो वहाँ जाकर रहकर पढ़ाई लिखाई हुआ। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि राजनीति से दूर दूर तक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। पिताजी एक छोटे से साधारण किसान थे, 7 भाई बहन हम लोग थे, और गांव में रहकर, उस समय गांव में हमारी बिजली भी नहीं थी, सड़क भी नहीं था। एक सड़क था, वो कच्चा सड़क था, मुख्य सड़क, बाकी गांव की सहायक सड़कें नहीं होती थी। तो उस परिवेश में पढ़ाई लिखाई करके धीरे धीरे, अब एक किसान परिवार के लिए बहुत कठिन होता है बाहर में पढ़ाना। उस समय मतलब एक आसपास के 10-25 गांव में ये था कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और बड़ी बात होती थी, उस बड़ी बात होती थी। और 1998 में मैंने MSc किया रसायन शास्त्र से, और उससे पहले कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस समय काफ़ी प्रभाव भी था। छात्र संघ उस समय मजबूत थे। उस समय हम लोग ABVP में जुड़कर काम भी किए, लेकिन उतना सक्रिय रूप से होकर उसमें भी काम हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे और साइंस के स्टूडेंट को समय निकालना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी जो कॉलेज में छात्र संघ चुनाव उस वर्ष हुए नहीं थे, और मनोनीत रूप से अध्यक्ष बनाया जाना था। तो हमारा जो साइंस एसोसिएशन है 1998 में, उसका मुझे कॉलेज का, लहड़ी कॉलेज का, जो 1953 की महाविद्यालय है और अभी का जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप है, उस छत्तीसगढ़ का 3 कॉलेजों में से एक था। तो उसका छात्र संघ के रूप में जो साइंस एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। और 98 के बाद गांव में आकर खेती बाड़ी पिताजी के साथ हम लोग करने लगे, और छोटा सा व्यापार जो गल्ले वगैरह का है, वनोपज का है, बाज़ारों में जाना, वनोपज खरीद कर उसको बाहर मंडी में भेजना, छोटा काम चालू मैंने किया। लेकिन इस बीच आपकी यात्रा जो है वो, आपका जन्म स्थान कोरबा जिले में उस समय नहीं, कोरबा का बॉर्डर है, कोरबा का बॉर्डर। वहाँ से मनेंद्रगढ़ जो पहुँचे, वो क्या, किस तरह की वो यात्रा थी? देखिए,
जो कहावत है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा, और जो भाग्य में है वो होकर रहता है, जो कहते हैं वाकई मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगा, और विधायक मंत्री के रूप में काम करना तो मतलब अकल्पनीय, कोई कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ तक पहुँचकर काम करेंगे। कुल मिला के राजनीति में काम ही नहीं करेंगे ऐसा सोचकर। हालांकि मेरे पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उस समय सांसद जगन्नाथ सिंह सीधी लोकसभा होता था हम लोगों का, उस समय मिलकर काम करते थे। बड़े भैया जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी के रूप में काम किए थे। लेकिन मैं भिन्न था, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक। मतलब जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, विधायक सांसद हमारे यहाँ आते रहते थे। कभी कभी हमारे बाजू गांव के ही चंद्र प्रताप सिंह विधायक भी थे, सांसद भी थे, और उनका आना जाना हमारे यहाँ था। तो भोजन उजन परोसने तक का मेरी ड्यूटी रहता था। और मैं वो कांग्रेस से जो वित्त मंत्री तो क्यों आखिर राजनीति में पूरा परिवार जो है, आपके पिताजी सक्रिय कार्यकर्ता थे, भाई साहब राजनीति से जुड़े हुए थे, फिर आपकी रुचि न होने का विषय उस समय? मेरा शुरू से क्या था कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगन था, और उस समय एक ऐसा माहौल बना था। ये मैं जब कॉलेज जीवन तक की बात करूँ 98 तक का, इतना ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, मतलब राजनीति से ही एलर्जी होती थी। पॉलिटिशियन को लगता था कि ये कोई मतलब नहीं है, मतलब भरोसा ही नहीं था। तो पॉलिटिशियन बनना तो दूर, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक संबंध रखना नहीं चाहता था मैं एक्चुअल में जॉब भी करना चाहता था। मैंने सब इंस्पेक्टर का रिटर्न एग्जाम भी निकाला था 98 में, पीएससी मेंस तक भी गया था, और कॉलेज में एडहॉक के रूप में मेरा हो भी गया था। कुछ दिन मैंने पढ़ाया, फिर छोड़ भी दिया। तो ये भिलाई स्टील प्लांट में भी मैंने वो लगभग वो फाइनल ही हो गया था मेरा, परंतु आगे मैं नहीं गया ड्यूटी करने। तो कई जगह मैं नौकरी की तलाश भी किया, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। और गांव में एक अच्छा किसान के रूप में गांव वालों के साथ जो स्थिति मैंने देखा था कि कितना विकट होता है गांव में रहकर पढ़ाई लिखाई करना। तो हाईटेक खेती कैसे करें लोग, तो उसके लिए प्रेरित करना। 2-3 जगह हमारे खेतों में सब्जी उब्जी मैं अभी भी लगाता हूँ, अभी भी पर्याप्त मात्रा में सब्जियाँ निकलती हैं खेतों में। हाईटेक तरीके से खेती कैसे लोग करें, तो ट्रैक्टर वगैरह भी उस समय लेकर अच्छे से खेती होती। उस क्षेत्र में पहला ट्रैक्टर हम लोगों ने ही लाया था। अच्छा। तो मैं खुद ही चलाता था ट्रैक्टर, मतलब वो 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाता रह जाता था। अच्छा। तो ये उसमें ज़्यादा रुझान था। सोशल वर्क में, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है तो जाके वहाँ पढ़ा देता था। लेकिन मन में ये तनिक भी नहीं था कि कभी चुनाव लड़ना है। और ये भी एक मजाक ही कहना चाहिए, मजाक में आ गया राजनीति में। तो इन परिस्थितियों में पहला चुनाव आपने जनपद सदस्य का लड़ा? हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। वो मजाक में कैसे हुआ। हाँ। वो एक्चुअल में उस समय तक मेरे पास 2 राइस मिल हो गया था। तो व्यापार करते करते 2 राइस मिल था और पर्याप्त काम था। ऐसे ही वो ब्लॉक मुख्यालय खड़गवा हमारे गांव से 13 किलोमीटर दूर। तो वहाँ चाय की दुकान में काफी पॉलिटिकल लोग इकट्ठा होते हैं, सबसे संबंध अच्छा था, हंसी मजाक। हमारी छवि जो है नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में क्षेत्र में मशहूर था। मैं मजाक में बोल दिया कि मैं भी फार्म भर दूं क्या, सब लोग फार्म लेने जा रहे थे। तो मेरे इतना उपहास उड़ाए, इतना उपहास उड़ाए। बोले जीवन में पैसा कमाना या सम्मान कमाना आसान है, लेकिन चुनाव जीतना बहुत कठिन है। लोग बोले एक बार खड़ा हो गए तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बोला छोड़ो, हटाओ, नहीं लड़ना। फिर दूसरे दिन चूंकि गांव में, अच्छा, उस दिन तय कर लिए कि नहीं लड़ना? नहीं, मैं बोला आया गया, खत्म बात। अच्छा, बोला हो गया भगवान। अब फिर दूसरे दिन चूंकि वो एक जगह होता है गांव में, कुछ सेंटर प्लेस में सभी प्रमुख लोग जुटते हैं। हाँ, गांव में वो चीजें होती है। तो उस दिन मैं नहीं छेड़ा। हमारे एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, उन्होंने फिर पूछा क्यों फार्म लिए? अरे मैं बोला नहीं, मैं कहाँ से फार्म लूंगा। मैं बोला मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन फिर इतनी उपहास उड़ाए सारे नेता लोग मिलकर। बोले एक बार फार्म भरो तो पता चलेगा। बोले तुम्हारे मन में भी कुछ सोच निकल रहा है। वो लोग पॉलिटिशियन टाइप से समझे। तो मैं बोला नहीं भाई, अब आप लोग माफ करो। बोला गलती हो गई मेरे से। लेकिन तीसरे दिन फिर वही पुनरावृत्ति हुई। अच्छा।
और ये पता नहीं इत्तेफाक था, तीसरे दिन भी सेम वही लोग उसी परिस्थिति में। मेरे को गुस्सा आ गया भयानक। मैं बोला एक वोट भी नहीं मिलेगा। एक वोट नहीं मिलेगा इसलिए कि मेरा खुद का वोट नहीं था। अच्छा, वो दूसरा तब तक आप वहां के वोटर नहीं थे? नहीं, हमारा जो सीट था वो सुरक्षित सीट था, जो मेरा गांव वहां से 13 किलोमीटर दूर दूसरे 3-4 गांव का जनपद क्षेत्र था, 4 गांव का। वहां से मेरा भी वोट नहीं था, तो मैं बोला भले एक वोट नहीं मिलेगा, मेरा भी तो है ही नहीं है। मैं लेकिन आज फार्म भरूंगा। मैं गया और फार्म सही में ले आया। अब फार्म ले आया तो बात तो गांव में जल्दी फैल जाती, कोई भी चीज धीरे धीरे करके। घर में बोला पता ना चल जाए, डांटेंगे भैया जो है, बोलेंगे कि तुमको मैं कभी बोलता हूँ पॉलिटिक्स के लिए। तो उस समय पिताजी नहीं थे, 2000 में ही दिवंगत हो गए। तो भैया को मैं डर रहा था कि डांटेंगे मेरे को, और चुपचाप फार्म को लाके मैं रख दिया। अब चौथे दिन भी गया तो मैं बोला कोई एक बार बोल तो दे कि फार्म उरम मत भरो करके। किसी ने नहीं बोला। उस दिन भी एक आध जने मिले तो क्या हुआ, फार्म ले लिए, भरो ऐसा रहा। कुछ लोग बोले अरे हम लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग फिर वही मजाक उफास। मैं अंततः फार्म भर दिया। भरने के बाद फिर चक्कर काटा कि वो लोग मिलते और एक बार तो बोलते कि वापस ले ले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। अंततः समय आ गया, ट्रैक्टर छाप में मुझे ध्यान है, जनपद सदस्य का निशान भी मिल गया। अब अलॉट होने के बाद अब तो प्रचार करना ही था। फिर मैंने देखा कि जो अच्छे काम है उसके परिणाम अच्छे होते हैं। लोगों ने स्वतः से मुझे बुलाया। कई लोग मदद की कि ऐसा ऐसा कंपेनिंग करना है। कई लोग पॉम्पलेट अपने से स्वतः छपवाए। और पूरे 4-5 गांव का जो इलाका था उसमें एक टोली बनाकर, उस समय एक ओमनी गाड़ी थी हम लोगों ने रखा था, उससे प्रचार चालू किए। फिर धुआंधार प्रचार चला 1 महीना। खूब आनंद लिए, चुनाव टाइम। अच्छा। मुझे लगा अब मैं नेता बन जा रहा हूं। अच्छा। पर मैं बोला 1 महीने का नेता हूं। मैं बोला चुनाव हारना सुनिश्चित है, मैं कहां से जीतूंगा। लेकिन मैं बोला चलो प्रयास करना चाहिए। मैं बोला जो भाग्य में होगा। अब हम तो कामना कभी किए नहीं थी कि पॉलिटिशियन बनना है। वोटिंग भी हो गई, गिनती हुआ तो मुझे 1942 वोट मिला। और सामने वाला जो सेकंड थे, जिनको लग रहा था कि मेरे खुद लगे कि मेरी जमानत जब्त होगी, उनको 940-50 कुछ ऐसा वोट मिला। मतलब डबल वोट मुझे मिले। अच्छा। और एक तरफा भारी अंतर से। अब पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में हो गया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस टाइप के व्यक्ति अगर राजनीति में आया है तो सारे लोगों ने सलाह भी किया कि नहीं, इनको अध्यक्ष चूंकि आरक्षित था अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, तो बोले इनको निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाना है। अच्छा। बोले कोई नहीं खड़ा होगा। अच्छा। और वैसा भी हुआ। मैं बोला कि अब बीडीसी ही ठीक है। मैं बोला फिर पूरा ब्लॉक का करना पड़ेगा, काम धंधा प्रभावित होगा। तो बोले नहीं नहीं आप कर लोगे, सब ठीक है, पढ़े लिखे हो, साधन संपन्न है, ठीक है। मैं बोला फिर निर्विरोध उपाध्यक्ष बन गया 2010 में जनवरी में। और वहां से फिर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। राजनीतिक यात्रा तो अपन ये कह सकते हैं कि मतलब आप एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बोल सकते हैं। अच्छा। तो 2010 की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद आप फिर विधानसभा चुनाव आपने। हाँ, फिर क्षेत्रों में आना जाना, मतलब लोगों के जनसंपर्क, छोटे छोटे समस्याओं को हल करना। और सोशल एक्टिविटी मेरी शुरू से थी कि कथा करवाना, कहीं रामलीला कराना, कहीं भागवत कराना, कहीं दुर्गा पूजा पंडाल, इन सब में मैं एक्टिव रहता था शुरू से ही। मुझे अच्छा लगता था। तो पूरे गांव-गांव में भ्रमण किया तो एक आवाज आने लगी कि अब तो इनको विधायक का लड़ाना चाहिए। तो शायद लगता है मेरे मन में धीरे धीरे पॉलिटिक्स का वो जो गुड़ है थोड़ा थोड़ा प्रवेश आने लगा। मैं बोला विधानसभा लड़ना है। मैं बोला हाँ ठीक बोल रहे हैं। अब मैं धुआंधार तैयारी करने लगा, जगह जगह पोस्टर लगाना, फ्लैक्स लगाना, छोटा सभा करना और कार्यकर्ताओं को जोड़ना। तो इस प्रकार से 2013 में विधानसभा की टिकट भी मिल गई। क्षेत्र के लोगों ने जिताया, विधायक के रूप में काम भी किया। फिर पार्टी ने 18 में टिकट दिया। एक सुनामी आई थी, मैं भी 4000 वोटों से हार गया। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। फिर इसके बाद पार्टी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम दिया। आप लोगों के सामने है वो पिछला 4-5 साल जिस प्रकार से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। फिर पार्टी ने कोरबा जिला के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी, मैंने वहाँ काम किया। फिर 2023 में पार्टी ने टिकट दी। इस बार भी क्षेत्र की जनता ने 49% वोट दिया करीब, छोटा विधानसभा है मेरा। तो
फिर से इस बार पार्टी टिकट दी और फिर मैं जीत भी गया, और फिर पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विभाग का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया, और तब से 9 महीने मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। पर उसकी आकलन आप लोग सामने है, वो कितना अच्छा है नहीं है वो तो आप लोग भी बेटर बता पाएंगे। आप ये बताइए कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी बनने की जानकारी आपको मिली तो आपने क्या सोचा, क्योंकि कभी आप तो राजनीति के बारे में सोचते नहीं थे जी। तो वहाँ से लेकर के सोचना नहीं, कोई सोच में नहीं कि पॉलिटिक्स में आना है, और फिर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिल रही थी, क्या सोच रहे थे? अतीत में तो झांके होंगे आप। हाँ, मुझे उस चीज़ को मैं जो शुरू में आपको कोड किया था हाँ, कि जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है, हाँ, और इसलिए मुझे इस बार मंत्री बनूंगा ये भी कंफर्म नहीं था। हाँ, यदि बन भी जाता तो जहाँ तक मेरा वो ये समीकरण कह रहा था कि हो सकता है कि कृषि मंत्रालय का जिम्मा देंगे, क्योंकि किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में और एक किसान पृष्ठभूमि से, तो मैं बोला हो सकता है कृषि मंत्रालय देंगे, और मेरी उसमें हॉबी भी थी कि मुझे कृषि मंत्रालय देंगे, तो उसके हिसाब से जो किया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मा दी है। शुरू में थोड़ा सा जब मैं चार्ज लेने के बाद सारे चीज़ों को समझा, जब दौरा करने लगा, पहला दिन ही मैं मंत्रालय से सीधा मेकाहारा गया था, फिर बस्तर का प्रवास, सरगुजा का प्रवास, बिलासपुर तरफ का प्रवास, पूरे प्रदेश का जब प्रवास किया तो एक बार मैं फिर डरा। मैं बोला अभी तक तो जीवन में कोई नाम खराब नहीं हुआ, लेकिन इस विभाग में जैसा दिख रहा था, मतलब टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट ही लग रहा था कि टोटल वेंटिलेटर में है। सारी जगह व्यवस्था, कहीं डॉक्टरों का सही सलामत पोस्टिंग नहीं है, तो कहीं दवाइयाँ नहीं है, तो कहीं पे साल भर से साफ सफाई नहीं हुई है। तो धीरे धीरे उसको ठीक करने का मैं प्रयास किया, और अब ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ नियंत्रण में है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 6-8 महीने में हम लोग एक सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जी, तो आज हम खास मुलाकात में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बहुत ही बेबाकी से बातचीत की, और बातचीत शुरू हो चली है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 9 महीनों में इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या इनकी प्लानिंग है, और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से दिखेगा, इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खास मेहमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। जायसवाल जी, 9 महीने हो गए हैं जी आपके सरकार के, और आपने कहा कि आपने खुद स्वीकार किया कि जब आप कार्यभार संभाल रहे थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे था। तो आप इस 9 महीने में वेंटिलेटर से निकाल करके कहाँ तक ले आए हैं? क्या वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया है? निश्चित रूप से अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट होकर अपने पैरों में चलने की स्थिति में आ गया है, परंतु अभी भी उस स्पीड में हम नहीं दौड़ पा रहे हैं जिस स्पीड में दौड़ना चाहिए। हमको तो स्पीड दौड़ने का लक्ष्य है, और पूरे प्रदेश में देखिए स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो मेरे पास केवल हेल्थ ही नहीं, हेल्थ के अलावा चिकित्सा शिक्षा है, फूड एंड ड्रग्स है, विसूत्री कार्यक्रम है तो एडिशनल में है। लेकिन मैं अलग अलग भी बात करूं तो सबसे जो आम जनता से रिलेटेड है वो हमारा स्वास्थ्य है, उसी को ही पैरामीटर मानकर उसको चलते हैं। तो स्वास्थ्य में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, मैंने जो अभी तक समझा और उस पर काम करने का प्रयास भी किया। जिसमें महत्वपूर्ण चीज है पहला कि बीमार होने से रोकना, सबसे पहला काम कि लोग बीमार ही ना हो, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो उसके लिए हमने आपके सामने जो हमारा 9 महीने का कार्यकाल है
जिसमें हमने सबसे पहला काम किया तो मितानिनों के साथ बातचीत करके, प्रदेश में 70,000 मितानिन हैं और बस्तर के किरंदुल में भी मितानिन मिलेगी तो सरगुजा के बलरामपुर में भी मिलेंगी। तो पूरे जगह 70,000 से ऊपर मितानिन है। एक बैकबोन की तरह है वो हेल्थ का, हाँ, बैकबोन है। और प्राइमरी जैसे जो नवजात बच्चा होता है उसको माँ की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा हेल्थ सिस्टम में मितानिनों की स्थिति है। तो सबसे पहले मितानिनों के साथ हम लोगों ने बैठा, उनके पेमेंट की जो समस्या थी कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, कई बार हिसाब नहीं मिलता, तो इनका जो ब्लॉक से पेमेंट होता था उसको हमने सीधे प्रदेश से ऑनलाइन कर दिया। हाँ, ऑनलाइन तो आजकल सभी पेमेंट हो गए हैं, ऑफलाइन नहीं है, लेकिन डीबीटी के माध्यम से सीधा उनको प्रदेश से उनके खाते में जाने लगा, तो मितानिनें रिचार्ज हो गई। और आप देखेंगे कि जब मलेरिया जैसा बीमारी का बस्तर क्षेत्र में प्रकोप हुआ, मैं स्वयं बीजापुर गया और जब वहां बातचीत करके मैं फीडबैक लिया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारी मितानिन नाव में बैठकर नदी पार करके जंगलों में जाकर लोगों की मलेरिया टेस्ट कर रहे थे, सिकल सेल की टेस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ हम अपने जो आयुष्मान आरोग्य सेंटर हैं, जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उनको नीचे में पूरी दवाइयां, पूरे किट उनके सारे लोगों को ये प्रेरित किया कि आप ज्यादा से ज्यादा जांच जो है स्थानीय स्तर में करिए। तो परिणाम ये था कि मौसमी बीमारियां तो समय पर अब दस्तक दी, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाल पाई, चाहे मलेरिया हो, चाहे डायरिया हो, चाहे पीलिया हो, चाहे डेंगू हो। हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ डिसीज को प्राथमिकता रखा, बीमारियों को आने से रोकने के लिए तमाम उपाय, चाहे मच्छरदानी लगाना हो, चाहे फॉगिंग हो, चाहे वो डीडीटी का छिड़काव हो, या फिर अन्य ऐसे उपाय हो। साफ सफाई के लिए हम लोगों ने 7 विभागों का ज्वाइंट मीटिंग भी लिया, जिसमें अर्बन डिपार्टमेंट है, पंचायत है, पीएचई है, हेल्थ तो अपना नोडल डिपार्टमेंट ही है, एजुकेशन है, आंगनबाड़ी विभाग है। तो इन सारे विभागों के साथ बैठकर हम लोगों ने ये तय किया कि सारे लोग मिलकर बीमारियों को आने से रोकें। ये 9 महीने की खास उपलब्धियां आपसे हम जानना चाहें तो क्या खास उपलब्धियां रही है? खास उपलब्धि में मुख्य रूप से जो पहला मैंने बताया बीमारियों को आने से रोकना, दूसरा जो बीमार हो गए जी उनका इलाज कैसे हो जी, तो जो सर्दी खांसी जैसे है तो उसका उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाई देकर करें, थोड़ा बुखार हो गया और ज्यादा कुछ एडमिट करने की स्थिति आ गई तो पीएचसी में करें, थोड़ा और बड़ा बीमारी है तो सीएचसी में जाएं, कोई और बड़ी स्थिति आ गई कि नहीं ऑपरेशन करना है या और कोई बात है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसके बाद जो है बाहर मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटलों में रिफर करें। इसके लिए हमने अभी निर्देश भी दिया है कि डॉक्टरों को कारण बताना होगा कि किन कारणों से आप रिफर किए हैं और रिफर किए तो कहाँ किए, ये जानकारी हमारे अब प्रदेश में देना होगा इनको। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमने जो डॉक्टर सरगुजा और बस्तर में बहुत कम थे, हमने डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों में भेजने का काम किया और आप देखेंगे कि विगत 9 महीने में लगभग हमने 1000 से ऊपर जो बांड डॉक्टर की भी पोस्टिंग की, उसमें सरगुजा और बस्तर को ज्यादा प्राथमिकता दिया। इसके साथ ही साथ जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित हैं, उन क्षेत्रों में 46% डॉक्टरों का मानदेय अभी परसों ही हमने ऑर्डर जारी किया है, और 23% जो सामान्य क्षेत्र हैं इनमें डॉक्टरों की जो प्रोफेसर्स हैं इनके मानदेय बढ़ाने हेतु हमने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है कि जो मेन पावर है उनको काम लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो बात आती है कि बस्तर से जवान एयरलिफ्ट होते हैं, तो बस्तर में जो जगदलपुर है वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम 3 महीने के अंदर उसको शुभारंभ करेंगे। सरगुजा में सुपर स्पेशलिटी के लिए इस बजट में हो गया है। बिलासपुर के सिम्स को 700 बेड का नया भवन के लिए इस बजट में स्वीकृति हो गई है। बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी है उसको भी टाइम लिमिट में 3 से 4 माह में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेकाहारा में 700 अतिरिक्त बेड के लिए इस बजट में स्वीकृति हम लिए हैं। 2 जसपुर और मनेंद्रगढ़ में 220 बेड के जो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हैं उनको हम करने का किए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट मॉडल हॉस्पिटल हमने जो स्वीकृत किए हर संभाग में, उस पर भी हमारा
वित्त से स्वीकृति की स्थिति है, जल्द ही उस पर काम भी चालू हो जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है। उसके अलावा सतत रूप से जो मॉनिटरिंग हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा, चाहे एसीएस हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे जो जिला के सीएमएचओ हो या ब्लॉक लेवल के बीएमओ हो, सभी को निर्देश दिए हैं कि लगातार वो प्रवास करेंगे, हॉस्पिटलों में जाएंगे, जो भी कमी है उसको जो है तत्काल उसको पूरा करके आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये बड़े काम जो दिख रहे हैं वो आपके सामने है। आपके जो मोदी की गारंटी, जो संकल्प पत्र था, उसमें एक बिंदु ये था कि हम स्वास्थ्य के बजट को डबल करेंगे जी। बीजेपी की ये घोषणा थी। करीब 10,300 करोड़ रुपए के आसपास का इस साल का आपका बजट है, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिला दे तो। क्या लगता है, ये बजट पर्याप्त है या और बजट की ज़रूरत है, जो अभी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दृष्टिकोण से? देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 8,000 करोड़ के आसपास का था। ये बजट लगभग 11,000 करोड़ के नियर अबाउट है। और पिछले अनुपूरक में भी हमको कुछ बजट मिले हैं, अभी 2 अनुपूरक बजट और आने हैं। तो मुझे लगता है कि 2 गुना तो नहीं, लेकिन हम 1.5 गुना से ऊपर स्वास्थ्य का बजट होगा और 2 गुना के आसपास हम पहुंचेंगे। उसका कारण ये है कि जैसे हम आयुष्मान में मात्र बजट में लिए हैं 1,300 करोड़, ये बजट हमारा 2,600 करोड़ जाएगा। कई चीज प्रोविजनल रूप से ये मान के चला जाता है कि इस साल में मान लीजिए कि 10 करोड़ के काम होंगे, 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो, लेकिन हमारी जो काम की स्पीड है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अनुपूरक में हमको और लेना पड़ेगा, हो सकता है हम 25 करोड़ ले लें 10 करोड़ के बाद और, तो ये बजट हमारा 2 गुना के आसपास जाएगा। और जो बजट का स्वरूप है वो केवल दिखाने वाला नहीं होगा, यूजफुल होगा, आपको दिखने लगेगा, परिणाममूलक होगा, परिणाममूलक होगा। अभी आप बस्तर की बात कर रहे थे और सरगुजा की। विधानसभा में आपने एक जवाब दिया था, उसके आंकड़े हैं कि बस्तर संभाग में विशेषज्ञों के 83% पोस्ट खाली थे, जो अभी आपने मानसून सत्र में जवाब दिया है। उसमें कुल पोस्ट 309 स्वीकृत थे, जिसमें 52 कार्यरत थे और 257 रिक्त। यही स्थिति कमोबेश सरगुजा और बाकी जो बाहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके और उसके शहरी क्षेत्रों को छोड़ दो तो। आपने अभी कहा कि कुछ डॉक्टर्स आपने किए हैं, तो ये जो करीब 80-83% जो विशेषज्ञों के पद खाली हैं वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, जरा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस बात को मैं अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा में भी स्वीकार किया और जहाँ भी बातचीत होती है सार्वजनिक स्थानों पर या मीडिया चैनल में स्वीकार करता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुत कमी है। हम सभी प्रयास करने के बाद जब ये महसूस किए कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो आवश्यकता के अनुरूप जो पूर्ति है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 46% लगभग बढ़ोतरी किया है। और हम आशा कर रहे हैं कि जब अगला हमारा बजट सत्र होगा मार्च में, तो उस समय निश्चित रूप से क्वेश्चन लगेंगे, तो उस समय हमारा जवाब जो 83% खाली का है, हम उम्मीद करते हैं कि 83% भरे का हो, ऐसा प्रयास करके हम चल रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर ऐसा हो गया तो तस्वीर बदल जाएगी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि सरकार के पास मैं बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य में बजट की कमी नहीं है जी। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मुझे कहा है और वित्त मंत्री जी फोन भी करते हैं कि जो भी बजट की आवश्यकता है आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे देने के बाद भी विशेषज्ञ हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया है। और अभी जो बॉन्ड्स डॉक्टर हमको दिसंबर में मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरगुजा और बस्तर में हमारा फोकस होगा कि इनकी पोस्टिंग हम करें। मानसून सत्र में ही एक और सवाल के जवाब में आपने कहा था कि 749 डॉक्टर ऐसे हैं, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनकी पदस्थापना जहां हुई लगातार वहीं काम कर रहे हैं, एक बार भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसे डॉक्टर्स हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने चिकित्सालय हैं, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं। तो क्या
स्वास्थ्य विभाग उस दिशा में भी कोई पॉलिसी के बारे में सोच रहा है क्या? ऐसे लोगों के भी ट्रांसफ़र होंगे या फिर ज़रूरत के मद्देनज़र उन पे सरकार थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, उनको ऐसे ही चलने देगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो पहला ये है कि हम पूरे के पूरे डॉक्टर्स को एक साथ बदल भी नहीं सकते जी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी कि अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो 20, 30, 25 ऐसे हैं जी हम सूची निकाल रहे हैं। जी जी क्योंकि ट्रांसफर का बैन भी अभी नहीं खुला है, जी जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर समन्वय से जी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं जी कि ताकि जो प्रमुख जिम्मेदार पद हैं कम से कम, जी जी जो CS हैं, CMHO हैं, जी। DMO हैं, जी इनकी जो है पदस्थापना, जो आपकी आशंका है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी या नर्सिंग होम अपना चला रहे हैं और ड्यूटी आपका भी जवाब है 131 निजी चिकित्सालय चला रहे हैं। आपके विधानसभा के जवाब में है कि 449 डॉक्टर पदस्थापना से लेकर के कभी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और उसमें 131 निजी चिकित्सालय या अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। विधानसभा में आपका ही जवाब है। निश्चित रूप से ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके जो लंबे समय से हैं उसको आने वाले समय में, और हम अभी कर भी रहे हैं, हम जी 40-50 ऐसे डॉक्टर्स को हमने किया भी है, जी तो इनको हम पदस्थापना को जी चेंज भी करेंगे और 1 साल में तो नहीं होगा पर 2-3 साल करके जी जी धीरे धीरे करके हम कर पाएंगे। जी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके खासकर जो मेडिकल सर्विसेज बोर्ड है और जो खरीदी आपकी करती है उस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप आप लोग ही लगाते रहे हैं पहले, और विधानसभा में आपने उसका जवाब भी दिया है। चाहे वो अनियमित खरीदी का मामला हो, अमानक दवाइयों का मामला हो। विधानसभा में ही आपने बताया कि एक 14 बैच के नमूने अमानक पाए गए। कई ऐसी चीज़ें होती है, एग्जैक्ट हो सकता है कि अभी आपको ध्यान ना हो, लेकिन मैं ओवरऑल जानना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी और आपका दृष्टिकोण, खासकर जो अमानक दवाइयां हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा गिरोह है, बड़ा तंत्र है जो इस पे काम करता है और लूटता है और आम लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करता है, तो उसको लेकर के आपकी सरकार की और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपकी पॉलिसी क्या है, क्या करने वाले हैं? देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हेल्थ के अलावा मेडिकल एजुकेशन और फूड एंड ड्रग्स भी हमारे पास, जी खाद्य औषधि विभाग। जी जी तो खाद्य औषधि विभाग ही दवाइयों को चेक करता है जी। जो दवाइयाँ प्रमाणिक हैं या नहीं जी है। जी और हम ये जो आंकड़ा आपको 14 अमानक दवाइयों का हम बता रहे हैं, जी ये विगत शुरुआती के 3-4 महीने के थे। जी ये आंकड़ा बढ़े भी होंगे जी जी और हम लगातार उनकी जांच करके कार्यवाही भी कर रहे हैं। जी और अभी हम 10 ऐसे मोबाइल लैब के लिए जो चलित वाहन जो होते हैं 10 वाहन अलग से भी ले रहे हैं ताकि ऑन द स्पॉट उसकी जांच कर सके, निराकरण कर सके और लोगों को अच्छी दवाइयाँ और अच्छी खाद्य पदार्थ भी मिल सके। इसके लिए हम 10 चलित जो मोबाइल यूनिट है उसको ले रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा भी आपके पास है। नर्सिंग पाठ्यक्रम 126 कार्यरत आपके जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं उसमें केवल 80 को मान्यता है, बाकी को मान्यता मिली नहीं। कुछ इसमें ऐसे जो हैं जो अपना पाठ्यक्रम चला भी रहे हैं, आप तक जानकारी होगी। तो इस तरह के खासकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में एक प्रमाणीकरण हो, इसको लेकर के कुछ योजना है आपके पास? निश्चित रूप से ये जो नर्सिंग कॉलेज हैं इनके सभी जो प्रदेश में संचालित हैं जो कॉलेज हैं उनको हम लगातार परीक्षण करवा रहे हैं और जो भी मानक नहीं है उनको नोटिस दे रहे हैं, उनकी मान्यता भी खत्म करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जल्द ही प्रदेश में ऐसे सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई होगा जो नर्सिंग पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। जब तक उनकी मान्यता नहीं है तो उनकी डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जी ऐसे सभी हॉस्पिटलों को चिन्हित करके जी हम उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं जी और भी ज़्यादा उसको बारीकी से करेंगे और पूरे मानक मापदंड के साथ नर्सिंग सेंटरों को, जो नर्सिंग महाविद्यालय हैं, इनको चलाना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि उस तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है मेडिकल वेस्ट का।
मेडिकल वेस्ट जो तमाम हॉस्पिटल से निकलते हैं उसके निपटारे की जो एक साइंटिफिक व्यवस्था सभी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, अधिकांश हॉस्पिटल में वो नहीं है। उसको लेकर के कुछ कर रहे हैं सरकार, उसको लेकर के ध्यान दे रही है कुछ? देखिए, ये समस्या है, आने वाले समय के लिए चुनौती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल वेस्ट है इसके निपटारे के लिए 2 प्रोसेस हैं। एक तो सॉकपिट बनाकर गड्ढे खोदकर उसको वहीं डिस्पोज करना जी, और जो दूसरा है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं उनको इंसिनेटर के माध्यम से एक संयंत्र बनता है जिसमें मशीन भी लगते हैं और उसको इलेक्ट्रिक माध्यम से ही वहां डिस्पोज किया जाता है। तो उसकी अनुमति और वो कार्य जो है पर्यावरण विभाग करती है। तो उसकी हम बस्तर क्षेत्र में एक बड़ा संयंत्र भी लगा रहे थे, अभी वो पर्यावरण कारणों से रुका है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो भारत सरकार से और एनजीटी ने इस पर चूंकि रोक लगा रखा है, तो आने वाले समय में इसको इंसिनेटर्स को हमको सभी संभाग में स्थापित करना होगा। इसके लिए जो भी तकनीकी और अन्य तालमेल है उसको करने के लिए हम कर रहे हैं और हमारी खुद की मंशा है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं उनको डिस्पोज करने के लिए हम अच्छे से अच्छा इसको वैज्ञानिक तरीके से और कैसे कर सकते हैं उस पर हम काम हॉस्पिटल पे भी कड़ाई करेंगे कि हॉस्पिटल कहीं यत्र तत्र इधर जो वो डिस्पोज करते हैं वो न करे, एक जो प्रमाणिक तरीके से है, जो साइंटिफिक मेथड है उसका ही उपयोग करें, क्योंकि वो मानव के लिए बहुत खतरा है, जीव के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बाकी हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए समय समय पर हम जो प्राइवेट और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको बराबर नोटिस भी देते हैं और इस पर मैं आपके साथ अभी ये कह सकता हूँ कि वाकई में मानव जीवन के लिए भी खतरा है और ऐसे कोई भी, हमारा सख्त निर्देश है कि कोई भी खुले स्थानों पर किसी प्रकार की इसको ना फेंकें। इसके लिए जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको जो वेंडर्स हैं इसके उनके माध्यम से लोग कलेक्ट करके उसको नष्ट भी करते हैं। तो इस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे अगर कहीं भी ऐसी सूचना मिलती है कि खुले में इनके द्वारा फेंका गया है। तो चलिए हम थोड़ा मोदी जी की गारंटी की तरफ आते हैं जी। आपके मोदी जी की गारंटी में यह था कि आयुष्मान कार्ड की जो सीमा 5 लाख है उसको आप 10 लाख करेंगे आपकी सरकार आने पर। कुछ चर्चा चल रही है सरकार में कहीं? देखिए, हम नट कब रहे हैं जी, हम तो अभी बोल रहे हैं कि हम 5 से 10 लाख करेंगे जी, क्योंकि कोई भी योजना हम करते हैं जी, तो थोड़ा समय लगता है जी, और बहुत जी। जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा है। जी, हमारा डिपार्टमेंट उस पर वर्कआउट जी, कर चुका है जी, और उम्मीद है जी, कि आने वाले समय में जल्द ही जी, उसको हम लोग करेंगे। मतलब जो मोदी जी की गारंटी है वो पूरी होगी? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी जो जो हम लोगों ने कहा है जी, उसको पूरा करेंगे। 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने का भी आपने वादा किया था। हर एक संभाग में सिम्स की तरह सेंटर डेवलप करने का आपने वादा किया था, एम्स की तर्ज पे। एम्स की तर्ज पर जी, सिम्स। वो सिकल सेल के लिए स्क्रीनिंग सेंटर हर ब्लॉक में बनाने की आपने बात की थी, हर ब्लॉक में डायलिसिस सेंटर बनाने की आपने बात की थी। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ तक पहुँची है? क्या इस पे चर्चा चल रही है या सरकार 5 साल की है तो 5 साल की आपकी योजना है? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने गारंटियों के बारे में चर्चा किया। जी, आपका जो 509 जन औषधि केंद्र खोलने की बातचीत है जी, उस पर हमारा काम चल रहा है और आपको बता दूं कि जब हम सरकार में आए थे उस समय 160 ही जन औषधि केंद्र संचालित हो रही थी। जी, अभी 233 के आसपास संचालित हैं। जी, आने वाले समय में जी, थोड़ा समय लगेगा, कई जगह का इशू है, कई जगह उसको संचालन की प्रक्रिया की बातचीत है। आने वाले समय में पूरे 509 या हो सकता है उससे ऊपर भी जनौषधि केंद्र संचालित होंगे। जी, उस पर हमारा लगातार काम चल रहा है और हमारे जनौषधि केंद्र खुल रहे हैं। जी। दूसरा, आपने जो सिकल सेल 5 संभाग में जी, हाँ, एम्स की तर्ज में सिम्स की बात, जी, हमने 4 जगह लगभग वादा पूरा करने की स्थिति में हम हैं। जी, जी, बिलासपुर में जी, नया सुपर स्पेशलिटी खुल रहा है और सिम्स ऑलरेडी है, जी। बिलासपुर संभाग कंप्लीट। जी,
रायपुर में जी हमारा जो मेकाहारा है इसमें 700 अतिरिक्त बेड जी और पद हमने स्वीकृत किया है बजट में, जी और उस पर काम चल भी रहा है। क्योंकि वित्तीय प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, बीच में 4 महीना चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता में समय टूट गया, जी तो ये बिलासपुर और रायपुर है कंप्लीट। अंबिकापुर में हमने बजट में नए सुपर स्पेशलिटी को लिया है, जी ये तीसरा संभाग कंप्लीट। जी चौथा जगदलपुर का जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हम चालू कर रहे हैं 3 महीने के अंदर, जी उसको सिम्स के तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं। जी और एक संभाग अब बच गया, दुर्ग संभाग, जी ये बचा हुआ है। जी इसको ही आने वाले समय में इस अनुपूरक बजट या मेन बजट में जी इसके लिए हम मांग करेंगे। जी तो ये गारंटी हमारा अभी लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। जी और एक गारंटी आपने सिकल सेल सेल की बात की और डायलिसिस की। जी डायलिसिस यूनिट हमारे बड़ी स्पीड के साथ जी हम पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा 100% कंप्लीट कर रहे हैं, जी फिर ब्लॉक्स में भी जी हमारे डायलिसिस यूनिट चालू हो रहे हैं, और इस कार्यकाल के पहले जी सारे ब्लॉकों में डायलिसिस यूनिट होगा। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए। जी और सिकल सेल स्क्रीनिंग की जो गति है, आपको जानकर एक खुशी होगी कि पूरे देश में हम पहला नंबर में हैं। जी हमारा जो लक्ष्य है उससे 120% आगे चल रहे हैं। जी तो सिकल सेल के लिए भी जो हर ब्लॉक में केंद्र खोले जाना है, रिसर्च सेंटर के लिए मैं अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी के पास गया था, उनका पत्र भी वापस आया है। मैंने एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की भी यहाँ मांग किया है। और सिकल सेल में हमारे बहुत ही बेहतर काम मितानिन बहनें भी कर रही हैं, हेल्थ अमला कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास जो उसकी हाइड्रोक्सी यूरिया जो लगता है उसको दवाइयों के लिए वो सभी जगह पर्याप्त हैं। और मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सिकल सेल के काम से बहुत संतुष्ट हूं और इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। जी, आपने एक और वादा किया है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाएंगे, एक नया बिल लाएंगे जिसमें जो खासकर छोटे अस्पताल है उसको कुछ राहत दे सके। इसके पीछे क्या विजन है आप लोगों का, और इस पे कुछ काम आप लोगों ने शुरू किया है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री या शॉप को इस्टेब्लिश होने के लिए 2-3 चीज महत्वपूर्ण होता है। एक तो उनके पास जो है कच्चा माल या ग्राहक की उपलब्धता, दूसरा उसकी खपत, और तीसरा भुगतान। तो हम जो छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं इनके नर्सिंग होम एक्ट में भी सुधार कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया बहुत लेंदी हो जाता है, सिंगल विंडो हो, उस पर हमारा काम चल रहा है। चूंकि हेल्थ का मामला है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अब एनएमसी के रूप में काम कर रही है, उनके भी पूरे मापदंड को पूरा करना होता है, इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, उस पर हम चल रहे हैं। दूसरा, आयुष्मान के लिए हम सारे हॉस्पिटल्स को ओपन कर रखे हैं। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हमने उसके सारे ऑनलाइन मोड पर उनके आवेदन के लिए खोल दिया, ताकि छोटे हॉस्पिटल भी हमारे आयुष्मान का लाभ ले सकें। और साथ ही साथ जो भुगतान की प्रक्रिया है, जो 6-8 महीने से लंबित थे उनके समय, उसको चालू करके हमने हजारों करोड़ रुपए का भुगतान हॉस्पिटल्स को दिया है। और साथ ही साथ एक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए हमने जमीन भी मांग ली है। नया रायपुर में हमारे जमीन की प्रक्रिया भी चल रहा है। कई ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हम खोलेंगे। आपने विधानसभा में अपने भाषण में घोषणा की थी कि जो खाली पद है आपके उसको आप भरेंगे, उसकी प्रक्रिया, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पद हों, जिला चिकित्सालय के पद हों, ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? आने वाले दिनों में युवा खासकर आपसे क्या उम्मीद करे? इस बजट सेशन में हो पाएगा या फिर इस वित्तीय वर्ष में, या फिर आगे की तरफ उसको बढ़ाएंगे? नहीं, हमारा काम इतना लेंदी नहीं होता है। अच्छा, हम आपको बता दें कि 1000 जो करीब हेल्थ वर्कर हैं जी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे नर्स हो जी, चाहे डॉक्टर्स हो जी, उनकी नियुक्ति हमने एनएचएम के माध्यम से कर लिया है जी, उसकी सूची भी मैं दे दूंगा। और आने वाले समय में जी, 3 महीने के अंदर जी, ये डेट नोट कर लीजिए, अच्छा, हम लगभग 3000 हाँ, और हेल्थ वर्कर हाँ, एनएचएम के माध्यम से हाँ, या हमारे मेडिकल कॉलेज में
संविदा के माध्यम से या प्लेसमेंट के माध्यम से हम 3,000 3 महीने के अंदर रखेंगे। उनका बाई नेम आपको मैं डाटा दे दूंगा। और साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर पद हैं उनकी भर्तियों के लिए हमने पीएससी को 232 प्रोफेसर का दे दिया। मुझे लगता है कि वो परीक्षाएं भी होने शीघ्र चालू हो जाएंगी। डॉक्टरों के लगभग 1100 पद हैं, उसकी भर्ती करेंगे। और लगभग 4,000 जो नर्सेस हैं और वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ हैं, डिप्टी स्टाफ हैं, उनकी भी नियुक्ति हम इस मार्च एंड के पहले हम व्यापम और पीएससी को हम दे देंगे। मतलब कुल मिलाकर के आप तो 10,000 नौकरी बता दी है स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल इस वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल, सब मिला के लगभग 9,000 के आसपास, 9,000 से ज्यादा हम नौकरियां जो हैं एक साल का हम रिपोर्ट। तो मतलब कुल मिलाकर के जो साए काम की बात है वो साए काम जो है स्वास्थ्य विभाग में ही हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के राज में सारे काम साए हो रहे हैं जी। और हेल्थ का भी जो मैं बोला कि अभी चलना चालू किया है, जी। जल्द ही हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट साए